नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। मैं सैयद शायरम। आज हम आए हुए हैं अभिषेक जाटव के पास में, जो एक समाज सुधारक है और बहुजन शायर के नाम से मशहूर है और 5 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर हैं यूट्यूब पर और इन्हें पूरे इंडिया में हर जगह के लोग सुनते हैं और इन्हें समाज सुधारक के नाम से ही जाना जाता है और बहुजन शायर के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे इनसे कि इनका लक्ष्य क्या है और समाज के अंदर किस तरह से ये परिवर्तन लाना चाहते हैं। सबसे पहले जय भीम, जय भारत, जय संविधान और धन्यवाद आपका कि आप हमारे पास हमारा इंटरव्यू लेना है। देखिए, आपका सवाल था मौखिक तौर पे कि आप का लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। देखिए, लक्ष्य और गोल हमने सेट नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य जो मेन है वो एक यही है कि समाज के आखिरी तबके तक वो मान, सम्मान और स्वाभिमान कैसे पहुंचाया जाए, जिसको लेकर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। मैंने पहले भी तमाम न्यूज़ चैनल्स पे इस तरह की बातें बोली हैं कि मेरे से पूछा गया कि आपका लक्ष्य क्या है, तो हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है, महत्वपूर्ण है कि समाज के अंदर मैं वो लॉ पहुंचाना चाहता हूँ, वो मान, सम्मान और स्वाभिमान पहुंचाना चाहता हूँ कि समाज अपनी किसी भी नीति से समझौता ना करे। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो सियासी परिवर्तन लाना चाहते हैं और एक होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप अपने आप को किस इसमें रखना चाहेंगे? देखिए, सियासत और सामाजिक इनमें बहुत अंतर है। अंतर इसलिए है कि राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो है ना वो अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण किस लिए है? सपोज कीजिए कि आप सत्ता में मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, बैठने के बावजूद भी आप समाज को वो सब नहीं दे पाए जो समाज को चाहिए। लेकिन जब आप समाज को सामाजिक रूप से मजबूत करेंगे तो मान लीजिए विधायक अगर कोई और भी है ना, और अगर उसकी छाती पे आप कोई काम ना होने पर 100 लोग जाके खड़े हो जाए, 1000 लोग जाके खड़े हो जाए, आपकी सामाजिक मजबूती इतनी अच्छी हो तो विधायक किसी भी पार्टी का हो सुनेगा आपकी। अच्छा, आजकल के युवा जो है तरह तरह के नशा में जो संलिप्त है, खास करके आप मुस्लिम समाज में देख लीजिए या बहुजन समाज में आप बोल दीजिए, काफ़ी सारे युवा, लगभग आपको 20-25% ऐसे युवा मिल जाएंगे जो नशे में संलिप्त है। ऐसे लोगों के लिए आप किस? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जो तमाम तरह की चीजें इन नौजवानों को बहुत अच्छी लग रही है, यकीन मानिए आने वाले कल में बहुत दुखदायक होंगी। दुखदायक होने का कारण यह है कि वही दूसरा समाज जिसने सदियों से हमारे ऊपर शोषण किया, वो आज भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं शोषण कर रहा है। पहले उसने वर्ण व्यवस्था के आधार पर शोषण किया, वो आज सत्ता में बैठने के बाद शोषण कर रहा है। उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे नौजवान नशा, इन तमाम चीजों में उलझ कर रह जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन तमाम लोगों के लिए ही संघर्ष किया था कि आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी शिक्षा पा सके, आने वाली पीढ़ी अपना जीवन गुलामी में ना जिए, वो आज़ादी के साथ जिए। तो मैं नौजवानों से ये कहूंगा कि शायद जो चीज़ें आज आपको बहुत अच्छी लग रही है आने वाले कल में बहुत दुखदायक होंगी। नशा और ये तमाम चीज़ें अगर आपको करनी है तो नशा कीजिए बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन का। नशा कीजिए कि अपने घर को कैसे बदला जाए। अगर आप झोपड़पट्टी में रहते हो तो नशा इस बात का कीजिए कि उस झोपड़पट्टी को एक महल में कैसे परिवर्तित किया जाए। अगर आपको नशा ही करना है तो नशा इस चीज का कीजिए कि जिस बाप ने बहुत मजदूरी करके, मेहनत करके आपको पढ़ाया, उस बाप को एक अच्छा जीवन आप कैसे दे सकते हैं। अगर आपको नशा करना है तो इस बात का कीजिए, अगर आपको नशा करना है तो सामाजिक परिवर्तन लाने का नशा कीजिए। अगर आपको नशा करना है तो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का नशा कीजिए, जिसकी वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4 संतानों की कुर्बानी दी थी। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जो रिसेंट में जो मामला चल रहा है, एक जो युवा था जिसने एक युवती का जो है हत्या कर दिया, आफ्ताब, तो इस मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? नजरिया क्या है? आरोपी होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि आफ्ताब के लिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी एक ही सजा है, वो है फांसी, क्योंकि ऐसे लोगों को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं। क्या श्रद्धा ने ये सोचा था कि भाई उसको प्रेम विवाह करने पर, जिसने अपनी घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी करी, जिसको शायद ये उम्मीद थी कि मेरे घर से ज्यादा मुझे आफ्ताब से प्यार मिलेगा, उस आफ्ताब ने ही उसको सिर्फ 3 दिन बाद जब वो लेके आया, कमरा लेके, 15 मई को शायद वो आया था, और 18 मई को उसने उसकी हत्या कर दी और 18 टुकड़े इतनी निर्मम हत्या की जो भी इस कहानी को सुनेगा उसकी रूह जो है वो कांप उठेगी। ऐसे लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। जो युवा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आजकल जो बहुत अलग अलग तरीके के काम में लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद जो है, बहुजन समाज के, अब किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाला जो युवा है, जो ग्रेजुएट होने के बाद जो है दुनिया में खोए हुए हैं,
वैसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो अपना रोजगार किस तरीके से तलाश करें? देखिए, शिक्षा महज नौकरी पाने के लिए नहीं होती है। शिक्षा एक पेशा कमाने के लिए नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि आपको पेशेवर बनना है इसीलिए शिक्षा चाहिए, आपको अच्छी नौकरी करनी है इसीलिए शिक्षा चाहिए। शिक्षा आपकी बुद्धि का विकास करती है। शिक्षा आपको अच्छे और बुरे की पहचान कराती है, तर्क वितर्क करने में आपका सहयोग करती है शिक्षा। तो शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है, पेशा पाने के लिए शिक्षा नहीं होती है। बात रही रोजगार की, तो जिस चीज में हम एक्सपर्ट हैं, हमें अपने आप को खोजना पड़ेगा, अपने आप को तलाशना पड़ेगा। देखिए, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, वाई बोलो तो क्यों, अगर मैं किसी भी काम को कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, जब तक हमारा वाई और क्यों क्लियर नहीं होगा, जब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो सभी नौजवानों से कहूंगा कि अपना वाई, अपना क्यों क्लियर कीजिए। मन के ऊपर आपको हावी होना पड़ेगा। अगर मन को अपने ऊपर हावी करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। जैसे हमने आपका आज से ठीक 2 साल पहले आपका इंटरव्यू लिया था, जी, तब आप शुरुआत कर रहे थे, शायद अभिषेक भाई उस वक्त 12th में थे। हाँ। और अब भाई जो है LLB कर रहे हैं। तो आप इस यहाँ तक आप जो पहुंचे हैं, आपके अंदर कितनी सब्र थी जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए, इस चीज को मैं तो शायद नहीं दर्शा सकता हूँ कि मेरे कितना सब्र था या नहीं था। ये तो देखने वाले लोग जो उस समय से और आज तक भी करीब रहे, उन लोगों को जानकारी है। लेकिन मुझे सच में मैं बताऊं तो मुझे नहीं पता लगा कि वो लम्हा, वो समय कैसे गुजर गया। इस बीच बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। वो पहले वाला अभिषेक शायद आज नहीं है, क्योंकि वो अभिषेक एक लड़कपन में अपनी चीजों को शुरू कर रहा था। लेकिन आज के अभिषेक ने समाज में तमाम तरह की चीजें देख के बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है कि वक्त और हालातों ने बहुत कुछ सिखाया हमें। कुछ पराए तो कुछ अपनों ने ही दबाया हमें। उस समय बहुत सरल लगती थी ये सारी चीजें, लेकिन बाबा से अम्बेडकर की मूवमेंट पे चलना, मैं ये समझता हूँ हर किसी के बस की नहीं। जिन जिन चीजों का हमने सामना किया, अब लगातार लोग देखते रहते हैं कि भैया आज हम फलानी जगह पुलिस से जाके उलझ रहे हैं, आज हम फलानी जगह पुलिस से जाके उलझ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए ये सारी चीजें बहुत कठिनाई भरी होती है। कभी आपको डर नहीं लगता है? डर तो ऐसा है कि जिंदगी एक बार मिली है, जिएंगे भी शान से और मरेंगे भी शान से। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता कर लो, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। उन युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो युवा पढ़ लिख तो चुके हैं, काफी अच्छे खासे स्तर पे पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन वो युवा कहीं ना कहीं अपने जो सामाजिक प्रतिनिधि है उससे वो भटक चुके हैं। जो सामाजिक परिवर्तन उन्हें लाना चाहिए था वो उससे भटक चुके हैं, वो अब दूसरे रास्ते पे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, मत बनिए। लेकिन कम से कम इतना तो करिए कि आप अपने घर को परिवर्तित कर सके। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर रहे तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो कुछ बात करना भी बेकार है। आपकी नजर में सामाजिक परिवर्तन की मायने क्या है? मेरी नजर में सामाजिक परिवर्तन के ये मायने है कि अगर मेरा भाई भाजपा में है और अगर वो शोषित है, वो पीड़ित है, वो जाति का शिकार है, तो मैं उसकी मदद करने पहुंचूंगा। ये तो है मूवमेंट, ये तो है मिशन। क्योंकि मिशन का मतलब यह है कि मेरे समाज का व्यक्ति अगर कहीं रह के पीड़ित है, अगर वो परेशान है, ये कोई मिशन थोड़े है कि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे 10 घर छोड़ के किसी मेरे समाज की बेटी का रेप हो रहा है और मैं अपने घर में मस्त हूँ टीवी बीवी में। तो ये मिशन थोड़ा ही है। मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, मेरे घर के बगल में चीजें हो रही है। मैं तो ऐसा सामाजिक बदलाव चाहता हूँ कि जो लोग सदियों से हमारे पर शोषण करता है, वो आज भी हमें हीन भावना से देखता है ना। अगर वो लोग हमारे समाज का शोषण करें तो वो शोषण करने से पहले 10 बार सोचे कि अगर इनकी तरफ आंख उठाई तो समाज इतना मजबूत हो गया कि आंख नोच लेगा। ये डर होना बहुत जरूरी है। उन बहुजन नेताओं के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जिन्हें वोट तो बहुजन ने दिया है, नेता तो बहुजन ने बनाया है, पर आज वो बहुजन को भूल चुके हैं? वो कातिया के कुत्ते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इतना कहूंगा, वो लोग कातिया के कुत्ते हैं, क्योंकि जिस पार्टी में जाके वो लोग बैठे हैं, उस पार्टी के जो मुखिया हैं वही उन्हें चलाते हैं अपने हिसाब से। इसमें तो बहुजन समाज को समझने की जरूरत है कि जिसको आप नेता बना के भेज रहे हैं सदन के अंदर, सही मायने में वो नेता कठपुतली है। लेकिन जो नेता विधायक बन के किसी को मुख्यमंत्री बनाएगा, वो मुख्यमंत्री उस विधायक को चलाएगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, और अगर मुख्यमंत्री का इलेक्शन है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, हमें वो देखकर वोट देनी चाहिए। आज जो भारत के अंदर में जो सिचुएशन चल रही है, आपने देखा जैसे मोरबी का पुल
हाँ। वो टूटा, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो अलग अलग घटना दुर्घटना हुए हैं, चाहे किसी भी राज्य में और किसी भी सरकार के होने के बावजूद भी हुए हैं। तो इन सब का जो एक्चुअल वजह है वो क्या है? एक्चुअल वजह तो क्या है कि सरकार बनने से पहले घोटाले की सोच लेती है कि हम अपना घर कैसे भरें। ये प्रशासनिक गलती है या फिर जो है सरकार की गलती है? देखिए, प्रशासन कहां से होकर निकलता है? कौन ऑर्डर करता है प्रशासन को? सरकार तो करती है। सरकार के नुमाइंदे हैं प्रशासन। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ गलत कर रही है तो उसका जवाबदेही कौन देगा? मुख्यमंत्री तो देंगे। अगर मोरबी का पुल गिरा और उसमें प्रशासन अगर जवाबदेह है तो प्रशासन से जवाब कौन मांगता है? सरकार मांगेगी। सरकार से जवाब मांगेगी जनता। तो जनता सिर्फ सरकार को जानती है, प्रशासन को नहीं। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं अहम जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि भाई वो अगर सपोज दैट कि मैं सत्ता में आता हूं तो मैं अपने एरिया को पूरा खंगवालवाऊंगा कि भाई इस एरिया में क्या क्या दिक्कत है, उन दिक्कतों को मैं कैसे ठीक करूं। आपकी नजर में जातिवाद कैसे खत्म किया जा सकता है? जातिवाद, भारत के अंदर देखिए में जातिवाद खत्म करने के, ये तो देखिए मैं ये समझता हूँ शायद कि जाति जो है वो मुझे लगता नहीं कि इस देश से कभी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि लोगों की नस नस के अंदर जातियां घुस चुकी है। लोग जाति देखकर आज हर काम जाति देखकर होता है, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप जातिवाद खत्म नहीं कर सकते ना, आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि आप अगर सामने वाला व्यक्ति, वो बोलते हैं ना लोहे की काट लोहा करता है, तो जब कोई व्यक्ति अपनी जाति में बहुत घमंड कर रहा है तो आप भी अपनी जाति पे इतना घमंड कीजिए कि लोग सोचने में मजबूर हो जाए कि भाई कास्टिज्म खत्म करना पड़ेगा वरना ये लोग हमारे ऊपर हावी रहेंगे। अच्छा, जो वाल्मीकि समाज के या जाटो समाज के जो लोग हैं, उन्होंने अपने लिए एक काम फिक्स कर रखा होगा कि हमें बस यही काम करना है, वैसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपके पास? भाई, जो लोग जागकर भी सोने का नाटक करते हैं ना, अब मैं जागा हुआ, मैंने आंखें बंद कर रखी है, आप मुझे कितना भी हिलाइएगा मैं नहीं उठूंगा अगर मुझे नहीं उठना है। लेकिन अगर मैं गहरी नींद में सो रहा हूं, आप मुझे एक बार हिलाइए मैं उठ जाऊंगा। तो यही हाल समाज का है कि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर ये काम थोपा गया है, इसीलिए वो हमें पैसे दे रहे हैं ताकि हम लोग गंदगी में ही पड़े रहें, लेकिन उसके बावजूद भी समाज छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत के अंदर में आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हम तो कहते हैं आरक्षण खत्म करो, हम तो खुद कहते हैं आरक्षण खत्म करो, लेकिन उससे पहले जातियां खत्म करो। जो शोषण जातिगत आधार पे होता है, उस शोषण को खत्म करो। जब हमें देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी डीएम एसडीएम बहुत बड़े लेवल पे कोई अधिकारी समाज का नहीं होता है, पहले उस नीति को खत्म करो। बकलॉग से जो आप भर्ती कर रहे हैं, उन भर्तियों को खत्म करो। जो आप जाति देखकर कहीं भी किसी को अपनी शरण में लेते हैं, उस चीजों को खत्म करो। हम तो खुद नहीं चाहते आरक्षण हो, लेकिन जब तक इस देश में जाति है भाई। आरक्षण के बारे में ऐसा बोला जाता है कि आरक्षण जो है वो आरक्षण जो आर्थिक स्थिति पे आरक्षण दिया जाए। कौन है आर्थिक स्थिति से कमजोर? इस देश में जो बहुजन समाज है भाई, जो 50 गज के मकान में रह रहा है वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है? जो 1000 गज की कोठियों में रह रहा है वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है? बताइए आप मुझे। भाई, इस समाज के अंदर आप ऐसे कैसे एनालाइज करोगे कौन आर्थिक रूप से वो है? ये तो सबको पता है कि एक सामाजिक तौर से जो तबका, भाई ये एक फोन है भाई, ये फोन बड़ा है, ये छोटा है पहले से। अब लगातार इस फोन को सब कुछ मिलता गया, इस फोन को नहीं मिलता तो बड़ा ही रहेगा, ये छोटा रहेगा। तो अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो सबको पता है गरीब तबका किसमें था। आरक्षण किन्हें दिया गया था? आरक्षण उन लोगों को दिया गया था जो लोग जातिगत तौर पे सताए गए थे, जिन लोगों को जाति के आधार की, जाति की वजह से कभी आगे कुछ मिला ही नहीं था। तो कमजोर आर्थिक रूप से वही तो होंगे, या वो लोग होंगे जो पहले से बैठे हुए थे, शासन कर रहे थे, वो लोग कहां से गरीब हो जाएंगे भाई? अच्छा, मुझे एक और बात आपसे जाननी है कि जो आपके व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो समाज के अंदर में परिवर्तन ला सके? मैं तो अपने व्यूवर्स से हमेशा कहता हूं, देखिए, पॉलिटिकल राजनीति चले या ना चले, सामाजिक परिवर्तन नहीं रुकना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन ये है कि आपका भाई अगर कहीं परेशान है, भाई मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई शोषण हुआ है, आप बुलंदशहर रहते हैं, तो आप बुलंदशहर को जाम कर दीजिए। आप बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस जाकर उससे ज्ञापन दीजिए, डीएम को ज्ञापन दीजिए। लेकिन ये तो सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो
प्रशासनिक मतलब ब्लॉकेज हो गया। मेरी नजर में तो यही सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि सामाजिक एकता आप देखिए ना, अगर दूसरे लोग गलत करते हैं तो उनके समाज के लोग उनके पक्ष में पंचायतें करना शुरू कर देते हैं। हाथरस देखा होगा आपने जी। अभी आपने राजस्थान के अंदर जो घटना हुई वो देखी होगी आपने, मतलब आरोपी के पक्ष में लोग पंचायतें कर रहे हैं। सरकार क्या ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे समाज के अंदर में जातिवाद, नस्ल भेदी खत्म हो और सामाजिक परिवर्तन हो, उच्च स्तर की सामाजिक परिवर्तन हो, जिसमें शिक्षा को जोड़ दिया जा सके। मैं तो ये कहता हूँ सरनेम ही खत्म कर देने चाहिए सर, क्योंकि ना सरनेम रहेगा, ना जाति रहेगी, और ना जाति का आरक्षण रहेगा। आपको अगर मुझे आरक्षण मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं अपनी जाति के, मैं अपना नाम लगा रहा हूँ कुमार और उसके बाद लिख रहा हूँ। हम तो कैटेगरी खुद ही डाल रहे हैं ना, फॉर्म अब आप फॉर्म भरिए, उसमें लिखा होता है कैटेगरी का SC ST OBC या माइनॉरिटी। आप खत्म करिए ना फॉर्म, आप सरनेम खत्म कीजिए। आज आप बड़ी बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप देखिए तो वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो होते हैं उसमें जाटो समाज के भी होते हैं, वाल्मीकि समाज के भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं। हाँ। तो इस तरह का परिवर्तन आप चाहते हैं कि बाकी के समाज के अंदर में भी इसी तरह की इक्वल हो सारे। मैं ये समझता हूँ कि कर्म को देखकर किसी को काम देना चाहिए। अगर मैं इस योग्य हूँ कि मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो भाई हकीकत बात है कि देश की सफाई किसी को तो करनी है। ऐसा नहीं है कि सब लोग उस काम को छोड़ देंगे। भाई इस देश में मैला उठाने का काम किसी को तो करना ही पड़ेगा। इस देश में मकान बनाने के लिए सीमेंट उठाने का काम किसी को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जातिगत आधार पे नहीं। उन युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो शादी करते वक्त में अच्छे अच्छे वादे करते हैं लड़की से, लड़की के घर वालों से, और शादी के बाद में फिर उसी लड़की को प्रताड़ित करते हैं दहेज के लिए, पैसे के लिए? वैसे युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ऐसे युवाओं से, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपकी एनालाइज पावर जो है ना वो बहुत तेज होनी चाहिए। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी से प्यार करते हैं या किसी से शादी करना चाहते हैं, तो आप खुद ये एनालाइज करिए अपनी पावर को। ये नहीं कि आप किसी को शक के आधार पे कुछ भी गलत समझ लें, नहीं, आप अपनी एनालाइज पावर इतनी तेज करिए कि भाई कोई व्यक्ति आपके लिए कितना सही है, उसके बाद आप आगे कदम बढ़े। वरना आगे का जो है ना भाई, वो आगे किसके साथ क्या होने वाला है इसको कोई तय नहीं कर सकता। इंटरकास्ट मैरिज को आप किस नजरिए से देखते हैं? इंटरकास्ट मैरिज होगी तो इस देश में जाति का शोषण जो है वो खत्म होगा। इंटरकास्ट मैरिज करना अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें गलत थोड़ी है। भारतीय संविधान हमें इजाजत देता है, और जब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं बोल सकता हूँ। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया, एक ब्राह्मण लड़की से शादी की थी उन्होंने इसीलिए तो की थी ताकि वो समाज के उस भेदभाव को खत्म कर सके। इंटरकास्ट मैरिज मेरी नजर में कास्टिज्म वाली चीजों को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा जरिया है। रोटी बेटी का रिश्ता बनेगा, एक दूसरे के घर आएंगे जाएंगे, तो सारी चीजें धुल जाएगी, खत्म हो जाएगी, सब इक्वल हो जाएंगे, सब इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहला यही होना चाहिए कि आप इंटरकास्ट मैरिज करना शुरू कीजिए। आप देखिए कि बहुत चंद सालों के अंदर ही आप जातिगत शोषण की घटनाएं खत्म होते हुए देख लेंगे। जब कोई जाटव समाज का व्यक्ति किसी अपर कास्ट या किसी जिनको जो बोलते हैं उनका चाचा बन जाएगा, उनका ताऊ बन जाएगा, उनका फूफा बन जाएगा, या वो लोग हमारे परिवार के इस तरह बन जाएंगे, तो फिर कहाँ शोषण हो जाएगा? बताइए आप। अपने चाचा का कोई शोषण करता है? अपने ताऊ का कोई शोषण करता है? अपने जीजा का, अपने नाना नानी, इन सबका कोई शोषण करता है? नहीं करता है। जब इंटरकास्ट मैरिज होगी तो दो समाज आपस में रिश्तेदार बनेंगे, चाचा ताऊ फूफा नाना सारे रिश्ते बन जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी जो भारत के अंदर में जो शिक्षा की व्यवस्था है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म होते जा रही है। शिक्षा एक पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, जो ऐसी एक इंडस्ट्री बन गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता है। तो इसको सरकार किस तरीके से हैंडल करे ताकि जो शिक्षा जो है सब तक पहुंचे विदाउट एनी कोई खर्चा किए हुए। मतलब आज प्राइवेट स्कूल में कोई अपने बच्चे को पढ़ाने जाता है तो उसे एक बच्चे को क्लास 1 का बच्चा है तो एक साल के अंदर मुझे 50-60 हज़ार रुपये क्लास 1 के बच्चे पे खर्चा करना पड़ जाता है, जबकि एक गरीब वर्ग के आदमी के पूरे साल की इनकम इतनी नहीं होती है। देखिए मैं यही तो कहता हूँ ना, हमारा मेन काम तो यही है, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। जब तक इस देश में फ्री नहीं होगा ना भाई, इलाज की कमी के कारण लोग मरते रहेंगे, शिक्षा की कमी से हमारा देश पीछे रहेगा, और न्याय, जाति देखकर न्याय होता है, केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं,
क्योंकि वो मुख्यमंत्री की जाति के होते हैं, तो न्यायालय भी उनकी जाति देखकर उनके ऊपर शोषण के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता है। तो जब तक शिक्षा, चिकित्सा और न्याय इस देश में फ्री नहीं होगा, जब तक कुछ भी आगे का आगे नहीं बढ़ेगा। फ्री वो ये रेवरी वाली चीजें फ्री मोदी जी ने भी इसके बारे में बोला कि ये फ्री वाली जो चीजें हैं ये विनाशकारी है। फ्री वाली चीजें सर, शिक्षा अगर किसी को फ्री मिलेगी तो विनाशकारी कैसे हो जाएगी? चिकित्सा ऐसी चीज है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी शिक्षा फ्री मिलती है यार। दूसरे देश में आप जाएंगे तो शायद मैं समझता हूँ ग्रेजुएशन तक का खर्चा सरकार उठाती है, जितना हम जानते हैं यार, 12th से ग्रेजुएशन तक का, और उसके कामयाबी तक का खर्चा सरकार उठाती है। उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो यहाँ भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसे क्या हो जाए कि आज हमारा देश जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत नीचे जा रहा है। हमारा झूठे वादे, 15 लाख के वादे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी के वादे, इस तरह के झूठे फरेबी नेता जब तक सत्ता में जाते रहेंगे हमारा देश पीछे रहेगा। क्या बोलना चाहेंगे जो नए वोटर्स है, जो नए युवा है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? वो किस तरीके के लोगों को चुने अपने विधायकी में या फिर सांसद में, किस तरीके के लोगों को चुने ताकि वो उनका काम कर सके आगे? टिकट मिलने के बाद कोई नेता आपके पास पहुंचता है और वो अपने काम गिनवाता है, लेकिन आपने कभी उसको जमीन पे नहीं देखा है, तो फायदा नहीं है। ऐसे में आप ये देखिए, आप मांग कीजिए अपनी पार्टी से, आप मांग कीजिए अपने नेताओं से कि भाई ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दीजिए जो व्यक्ति हमारे बीच से रह के हमारे साथ संघर्ष करके आगे निकला है। उसको मत दीजिए जो ऊपर से आया एरोप्लेन से, पैसे झाड़े और टिकट दे दिया। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं किसी पार्टी के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता सर, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ ही नहीं। बहन जी को क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं कौन होता हूँ बहन जी को नसीहत देने वाला? वो बड़ी है, आदरणीय है, युवा शायर है, बहुजन शायर है, वो आदरणीय है और समाज के लिए बहुत काम किया है। मैं तो कैसे भी, मैं सच बताऊं सीरियसली, मैं तो यही चाहता हूं कि समाज के जितने भी नेता हैं वो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। उन्होंने भी समाज के लिए बहुत काम किया, वर्तमान में जो नेता है वो भी समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। शायद किसी का अनुभव और किसी का संघर्ष जब मिलेगा तो समाज एक नए परिप्रेक्ष्य में पहुंचेगा। अनुभव और संघर्ष जब मिलेगा तो समाज एक नए परिप्रेक्ष्य में पहुंचेगा। मैं समझता हूं कि हमें नेता जो है वो देखकर नहीं बनाने चाहिए, विरासत देख के नहीं बनाने चाहिए, संघर्ष देख के बनाने चाहिए। तो बहन जी तो आदरणीय है भाई, मैं उनको तो कोई नसीहत दे नहीं सकता हूँ। शायद मैं सच बताऊं तो उन्होंने इतना संघर्ष किया है कि मैं धूल भी नहीं हूं। अगर मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी करूं ये मेरे बस का नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं उनके समाज का हूं तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा आखिरी में कि संघर्षशील नेताओं को, आप हमारी आदरणीय, आप बड़े संघर्षशील नेताओं को जगह देनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और आप वाकई में समाज की वायरल लेडी है जिसने समाज के लिए बहुत काम किया है। कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां सबके अंदर होती है, कोई भी परिपक्व नहीं होता। सुने आप बहुजन जोड़ो यात्रा चालू करने वाले हैं? सोचा है, और वो बहुजन जोड़ो यात्रा जो है वो चालू करने का कारण ये है कि मैं पहुंचना चाहता हूं समाज के घर घर तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पहुंचना भी आवश्यक है। और शायद इस बहुजन जोड़ो यात्रा को निकालने के बाद पूरे देश में ये पता लगेगा कि बहुजन समाज कितने बड़े तबके पर रहता है। पूरे देश में जो लोग जातिगत शोषण करते हैं उनको ये एहसास होगा कि ये समाज भी अब सड़कों पर उतरना जान गया है, ये समाज भी अपने शोषण के विरुद्ध खड़ा होना सीख गया है। मैं इस यात्रा को बहुजन जोड़ो यात्रा, या मैंने नाम तो अभी नहीं दिया है, लेकिन हाँ मैं एक यात्रा जरूर निकालूंगा। मैं बहुजन समाज को एक करने की यात्रा जरूर निकालूंगा। मैं गांव-गांव पहुंचकर समाज को जगाने और बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मूवमेंट क्या था, या हम किस दौर में जी रहे हैं, ये सरकार हमें किस दौर में ले जाना चाहती है। मैं उस यात्रा के तहत इस काम को करने का पूरा प्रयास करूंगा। एक शायर बोल दीजिए जो बहुजन समाज को प्रोत्साहित करे और उनके अंदर जो एक ज्वाला पैदा करे परिवर्तन का। युवाओं के लिए है, ये हमेशा से कहा है, लेकिन हाँ एक चीज कहेंगे कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, यकीन मानिए आने वाले कल में ताज आए ना आए, ताज किसी का भी हो लेकिन राज हमारी मुट्ठी में ही होगा, क्योंकि जिनकी संख्या सड़कों पर ज्यादा होती है उनकी बात कोई टाल ही नहीं सकता। और एक आखिरी में ये कहूंगा कि जुल्म सितम कितने हुए हम पर,
एहसास तब से अब तक का है। अपने पुरखों का अपमान भूले नहीं है हम, याद तब से अब तक का है, और सारा हिसाब वो ताज पहन कर लेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य दिल्ली की गद्दी तक का है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। और आप अपने व्यूअर्स को एक बार बोल दीजिए हमारे चैनल के लिए क्या बोलना चाहेंगे। चैनल के लिए तो ये बोलना चाहेंगे, बीते 2 साल से हम आपको जानते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। द वायरल न्यूज को आप फेसबुक पेज है आपका, आप उस पर जाके और यूट्यूब पे जाके जरूर इनको देखिएगा। मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर आपको वाकई में इनका काम काबिल तारीफ करे लगे तो शायद अगर आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो इनका हौसला बढ़ेगा, और ये ऐसे ही और मजबूती से, क्योंकि मेरी स्ट्रीम मीडिया तो हमारी किसी चीज को दिखाता नहीं है। तो ईरम भाई जैसे लोग, शंभू भाई जैसे लोग, मीना कोटवाल, सुमित चौहान, ऐसे तमाम लोग ही जमीनी स्तर पे वो सारी चीजों को कवरेज करके आप तक पहुंचाते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनको थोड़ी मजबूती दें। जरूर अगर आपको इनका काम अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। बहुत बहुत